कहते हैं जब शब्द साधना बन जाते हैं तो वो सम्मान का रूप ले लेते हैं। साहित्य की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती मेरे साथ है जिन्होंने न केवल शब्दों को संवारा बल्कि हिंदी का मान भी बढ़ाया। उत्तराखंड की वादियों से निकलकर पद्मश्री के शिखर तक पहुंचने वाली इस शख्सियत का नाम है कैलाश पंत। बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार है, मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी। आज आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पहली बार जब आपने अपना नाम सुना कि आपको पद्मश्री मिलने वाला है, क्या भावनाएं थी, क्या व्यक्त कर पाएंगे आप उनको? एक फ़ोन आया, उस फ़ोन पर यह बताया गया कि आपका नाम इसमें शामिल किया गया है सम्मान में, लेकिन 4 बजे वो अधिकृत रूप से प्रसारित होगा। मैंने सुनकर रख दिया फ़ोन कि ये तो कई बार कई तरह की खबरें चलती रहती हैं, कोई विशेष उसका वो नहीं। लेकिन इसके पहले वो मेरे छोटे भाई जिनके यहाँ मैं भतीजी से मिलने जा रहा था, उनके पास ये फ़ोन पहुंच चुका था, ये ऐसी खबर। और वो तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल द्वार पर खड़े थे मेरे घर आने की, कि मेरे को सूचना दें और मेरा स्वागत कर दें। तो जब मैं उतरा तो बोलने, वो तैयारी उनकी देखी, मैंने कहा ये क्या? तो बोलने लगे कि पद्मश्री मिल गया ना आपको। मैंने कहा अभी कंफर्म नहीं है, 4 बजे होगा। बोले नहीं, आ गई वो लिस्ट। और वो अंदर ले गए। वहीं से एक तरह से इसका आनंद जो है वो लेना शुरू कर दिया। सम्मान अपने आप में प्रसन्नता तो देता है, लेकिन अगर ये वो अपने हमारे कामों को मोहर लगा रहा है और हमारे परिवार के लोगों को, हमारे आत्मीय जनों को लेकर को और साहित्य की दुनिया में अगर उसका स्वागत हो रहा है तो निश्चित रूप से उस सम्मान का अर्थ बदल जाता है, विशेष प्रसन्नता होती है। और मैं उस विशेष प्रसन्नता से अभिभूत हूँ। आपका सफ़र बहुत लंबा रहा यहाँ तक पहुँचने का। अब छोटे गांव से निकलते हैं उत्तराखंड के, फिर हिंदी की सेवा करते हैं, और अब ऐसा क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ करना रह गया है, या सरकारों के लिए वो ज़रूरी है जो करना है अभी हिंदी के लिए? मन में तो बहुत कुछ करने को है, लेकिन शरीर उसके विपरीत जा रहा है। मैं अभी थोड़े दिन पूर्व 4 महीने तक बड़ी अस्वस्थता की स्थिति से गुजरा हूँ, इसीलिए काफ़ी कमजोरी अभी भी मौजूद है। तो और मैंने हिंदी भवन के दायित्व से मध्य प्रदेश राजभाषा विचार समिति के मंत्री संचालक पद से त्याग पत्र दे दिया है, और 2 तारीख को ही मैंने अपना दायित्व किसी और को सौंप दिया। इच्छा तो मेरी बहुत है। अब यह तय किया कि अगर संस्थागत काम नहीं तो लेखन के द्वारा एक काम किया जा सकता है बड़ा, जिसके लिए मेरे दिल में गहरा दर्द भी है और गहरे अनुभव भी हैं। वो है समाज में जो प्रतिस्पर्धा है, समाज में जो उत्साह है, वो सब अब एक तरफ, लेकिन समाज में जो दुष्प्रवृत्तियाँ प्रभाव डाल रही हैं, निरंतर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और समाज शांत होकर बैठा है, तो समाज के इस विरोध के कारण क्या है? क्यों समाज एक साथ संगठित होकर सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का प्रतिरोध करता है? हर काम सरकार नहीं कर सकती। सरकार के साथ समाज को भी सबल और सक्षम होना चाहिए, और ख़ास तौर से हमारे परिवारों में जो संस्कार पहले दिए जाते थे, आज उसका अभाव है। हमें स्वीकार करना चाहिए सत्य। उसका कारण एक संस्कारहीन पीढ़ी को हम जन्म दे रहे हैं। और संस्कारों में क्या बातें थी?
सत्य बोलो, निष्ठापूर्वक काम करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, आदि आदि बातें हमारे संस्कारों में थी। जैसे उदाहरण के लिए यह कहा जाता था कि घर के बाहरी जूते उतारकर अंदर प्रवेश करना चाहिए। कोरोना में ये बात सिद्ध हो गई, लेकिन हमने ये संस्कार बच्चों को दिया नहीं। पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी कि जूते पहनकर लोग भोजन करने बैठेंगे, पर आज होता है। कभी शब्दों का प्रयोग करते समय मेरे मुंह से बचपन में अरे निकल गया था, तो मुझे एक थप्पड़ पड़ा मेरे ताऊ जी का, और उन्होंने कहा तुम जानते हो कि अरे कब कहा जाता है? कोई दुखद स्थिति होती है तो। यहाँ पे क्या दुखद स्थिति है? अरे किस शब्द का अर्थ समझकर उसका प्रयोग करना, ये हमने बचपन में सीख लिया। इसकी वजह से मेरे पत्रकारिता के लेखन में भी शब्दों का बड़ा संतुलित प्रयोग होता है, आलोचना भी संतुलित होती है। तो एक निष्पक्षता तो होना ही चाहिए, लेकिन संतुलन बनाए रखना चाहिए। और शब्दों के प्रयोग को, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, तो उसके प्रयोग को सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आप यहाँ तक पहुँचे, क्या चुनौतियाँ रही आपके सामने? किस किस तरह से दिक्कतें आई, फिर उससे आप बाहर निकले? क्योंकि लेखन और की बात करूं शहाणे जी, तो चुनौतियां तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। प्रारंभ से किसी न किसी रूप में संघर्ष हर व्यक्ति करता है। मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा चुनौतियां कभी नहीं आई। ये ज़रूर रहा कि मैंने कोई तय कर लिया कि ये कार्यक्रम करना है, और उसके लिए जो आर्थिक तैयारी चाहिए वो नहीं होती थी, तो एक चुनौती होती थी। पर मैंने उसकी चिंता नहीं की, और समय के साथ लोगों का जब विश्वास जीतता गया तो वो सहयोग मिलता गया। आप ताज्जुब करेंगे कि मैं एक विद्यापीठ चलाता था, बसंतोत्सव का कार्यक्रम रखा था। उस बसंतोत्सव के कार्यक्रम में 300 रुपये खर्च हुए उस ज़माने में, 56-57। उस पूरा खर्च को मुझे जो वेतन मिला वो पूरा उसमें चला गया, कर दिया, क्योंकि मालूम था कि इसके लिए अब कार्यक्रम के बाद किसी से पैसा मांगना उचित नहीं है। अब मैं छात्रों पर टैक्स नहीं लगाना चाहता। इसलिए ऐसे ये साधारण ये चुनौतियाँ नहीं हैं, ये बहुत साधारण बातें हैं जो जीवन में आती हैं, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर इस तरह की चुनौतियों का सामना करता है। मैं समझता हूँ कि जिस दृष्टि से आप चुनौतियाँ कह रहे हैं, उस दृष्टि से तो चुनौतियाँ मुझे नहीं मिली, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती मिली कि मैं दिल्ली में सोशलिस्ट कांग्रेस मैन में सह संपादक था। यह वामपंथी पत्रिका कांग्रेस के कुछ नेता निकालते थे। मेरे वैचारिक मेरी स्थिति बिल्कुल भिन्न थी, इसके विपरीत थी। उसके बावजूद हम सामंजस्य बना के, क्योंकि मैं जानता हूँ कि व्यावसायिक ईमानदारी और वैचारिक ईमानदारी को भी अलग अलग रखकर निभाया जा सकता है। निभाया, पर एक क्षण ऐसा आया जब मुझे लगा कि मेरे निष्ठा पर प्रश्नवाचक लग सकता है। इन लोगों को ये संदेह हो गया है कि मैं उस विचार का हूँ, और अमुक गोपनीय बात फलाने पत्र को जो चली गई है वो मेरे ही द्वारा गई, ये हो सकता है। हालांकि उन्होंने सबने इनकार किया, पर मैंने त्यागपत्र दे दिया। वो सबसे भयंकर चुनौती थी मेरे लिए। वैचारिक निष्ठा को भी रखना
और व्यावसायिक ईमानदारी भी निभाना, ये संतुलन चाहिए। दूसरी चुनौती ये रही, जब पत्रकारिता में आया तो मेरा वैचारिक धरातल तो वही रहा जो बचपन में बन गया था। इसके बावजूद कॉलेज जीवन में भी, भोपाल के जीवन में भी मैंने उस संतुलन को कायम रखा कि राजनीतिक विचारों में हमारी भिन्नता हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में क्यों उसमें बिगाड़ आना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध आत्मीयता के रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों को तो उसी पवित्रता से निभाना चाहिए। इसलिए मेरा जो जनसंपर्क है, मेरी जो परिचय का जो मेरा समुदाय है, उसमें आपको समाजवादी भी मिलेंगे, कांग्रेसी भी मिलेंगे, भाजपाई भी मिलेंगे और थोड़े बहुत कम्युनिस्ट भी मिलेंगे, थोड़े बहुत। अधिकांश वो लोग भी उतने वो कट्टर होते हैं जो किसी वैचारिक प्रतिरोध को सहन नहीं कर पाते। आज की दुनिया की अगर हम बात करें तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो डिजिटल में व्यस्त है, तो हिंदी की प्रासंगिकता कहाँ तक आपको लगती है? क्योंकि इंग्लिश जैसी चीज़ें आ गई, हम हिंदी भी इंग्लिश में लिखने लगे डिजिटल पे, तो क्या लग रहा है कि हम क्या हिंदी को लेके कैसे आगे बढ़े? ये तो सच है कि तकनीकी दुनिया ने हमारे सोचने में, हमारे चिंतन में परिवर्तन ले आई है। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है कि आज की वैश्विक स्थिति में हिंदी की क्या स्थिति है, तो मैं आपको इसको थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगा। आज के विश्व में जो संघर्ष आपको दिख रहा है, चाहे वो कूटनीतिक संघर्ष हो, चाहे वो वैचारिक संघर्ष हो, वो सभ्यतागत संघर्ष। दुनिया ने अलग अलग सभ्यताओं का युग देख लिया। अब उससे जो निराशा हो रही है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। तो धीरे धीरे इस दुनिया में जिस तरह भारत अपना हस्तक्षेप कर रहा है, वो भारतीय परंपराओं के अनुरूप है, और अगर इसमें सफल हुआ भारत, तो भारत की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। मेरी मान्यता है, मैं जो देख पा रहा हूँ, इस सभ्यता के संघर्ष में हटिंगटन की बात को अगर माने तो इस्लाम और ईसाईयत के बीच होगा ये संघर्ष। मैं उसको इस तरह से नहीं देखता। मैं यूरोपीय सभ्यता और भारतीय अन्य सभ्यताएं, उनके संघर्ष के रूप में देखता हूँ। तो वो संघर्ष जारी है, और ये मानकर चलिए कि हम अगर इस संघर्ष में सफल हो गए तो ये संदेश दुनिया की नज़रों में भारत को बहुत ऊंचा स्थान दे देगा। और तब भारत को समझने के लिए हिंदी आवश्यक है। और आज भी हिंदी दुनिया में पढ़ाई जा रही है। 163 विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय है। अनेक देशों में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा होता है। सूरीनाम में हिंदी राष्ट्रभाषा भी है। तो हिंदी के चिंता हम यहाँ रहकर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग हिंदी विरोधी आंदोलन चलाकर अपनी राजनीतिक अपनी सियासत को मजबूती देना चाहते हैं। ये सब स्थायी होते हैं दौर, और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस रोज़ भारत की मान्यता विश्व करेगा और भारत को समझने की कोशिश जब करेगा तो हिंदी की आवश्यकता को समझेगा। अभी भी दक्षिण की भारतीय जो राज्य हैं वो तो हिंदी से आज भी दूरी बना के रखते हैं। तो ये भी आपका हमारा एक धारणा बन गई है, क्योंकि वो अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, शब्दों में अंग्रेजी का भी प्रयोग करने लग गए। ये एक हीन ग्रंथि है कि हमको अपने आप पर विश्वास नहीं है कि
कि हम अपनी भाषा में अपने को अभिव्यक्त कर सकें, या आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन एक शुद्ध हिंदी में बोलने वाला व्यक्ति जब सामने बैठता है तो इस तरह के लोग जो भाषा में को खिचड़ी बनाकर पेश करते हैं वो शर्मिंदा महसूस करते ही हैं। आपको लगता है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है जो शुरू से शुरू होती है पहली क्लास से, तब भी हमारी गड़बड़ है हिंदी को सिखाने को लेके? क्योंकि हम देखते हैं अभी भी इतने सालों बाद भी हिंदी आज सामान्य आदमी नहीं लिख पाता है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि अगर शिक्षा प्रणाली मैकॉले के द्वारा स्थापित की गई, 75 साल से हम उसे ढो रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं लाए। जब परिवर्तन लाई है मोदी सरकार नई शिक्षा पद्धति की, तो कितना विरोध हो रहा है। ये हमारी गुलाम मानसिकता है, इस मानसिकता से उबरने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि देश बहुत तेज़ी से उबर रहा है, और जब ये उबर जाएगा तब उसको अपनी भाषा पर उसी तरह का गौरव होगा जिस तरह से अन्य भाषा भाषी अपनी भाषा पर करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रयोग शुरू हुआ, हिंदी में इंजीनियरिंग कोर्सेस आ गए, मेडिकल कोर्सेस आ गए, तो आपको लगता है कि हम दुनिया से कॉम्पीट कर पाएंगे अगर हिंदी में सीखेंगे? ये बहुत जटिल सवाल है। ये सच है कि हिंदी को अभी ज्ञान विषयों पर काफ़ी कुछ काम करना है, और इसीलिए हिंदी भवन में हमने वाङ्मय सम्मान रखा है नरेश मेहता का, जो दर्शन, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, इस पर जो मौलिक काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो यह पुरस्कार हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है, नरेश मेहता वाङ्मय सम्मान। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि हिंदी को सशक्त बनाया जाए। पर आपको यह बता दूं कि अभी कई डॉक्टर हिंदी में पुस्तकें लिखना शुरू कर चुके हैं। यह क्यों हुआ? हम धीरे धीरे आ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। इंजीनियरिंग में नई नई पुस्तकें आने लग गई हैं, पर थोड़े दिन कठिनाई तो पड़ेगी कि आदत पड़ी हुई अंग्रेजी शब्दावली से हम परिचित हैं। हिंदी की नई शब्दावली थोड़ी सी अड़चन तो देगी, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे होगा। स्कूलों में जो आपने बात कही, शिक्षकों ने स्वयं भी शुद्ध हिंदी लिखने की ओर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया। वो स्वयं अच्छी हिंदी भाषा नहीं लिख सकते। ऐसी स्थिति में हमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक हिंदी के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो करनी पड़ेंगी, और कुछ कोशिश शुरू हुई है, इसलिए मैं निराश नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से आशावादी हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि इसी देश में, अपने देश में, हिंदी का जितना विरोध होता था, मुंबई में अभी राजनीतिक पहल अपने हाथ में रखने के लिए जब ठाकरे बंधुओं ने हिंदी के विरोध की बात शुरू करी, परिणाम देख लिया। दक्षिण में द्रमुक आंदोलन जो था वो भी हिंदी विरोध को लेकर शुरू हुआ था, और वो उन्होंने बहुत हद तक अपना आतंक जमा रखा था। लेकिन उसी दक्षिण में, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में 80,000 से 1,20,000 तक छात्र प्रतिवर्ष हिंदी में डिप्लोमा या डिग्री ले रहे हैं। क्या दिखाता है ये? आपको याद होगा कि आज से अब तो हिंदी के कई कंप्यूटर पर काम करने वाले, टाइपिंग पर काम करने वाले, टाइपर बहुत हो गए। शुरू में केरल की लड़कियां इस काम में सबसे ज़्यादा प्रवीण थी। तो देशव्यापी विस्तार तो हिंदी का है, तो मैं तो आशान्वित हूँ। आज दक्षिण भारतीय छात्र उत्तर में आकर, या व्यापारी उत्तर में आकर, और उत्तर के लोग दक्षिण में जाकर
अपना व्यापार और अपनी शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं कि नहीं? तो हम निराश किस बात से हों? पर ये तो मजबूरी हो गई कि मुझे पढ़ना है, तो मैं उत्तर भारत जा रहा हूँ मेरी मजबूरी पर। क्या आपको लगता है कि जो पूर्वाग्रह है अभी दक्षिण भारतीय राज्यों में, उससे हम कैसे निपटेंगे? हिंदी का विरोध अगर होता तो इतने छात्र क्यों हिंदी सीखते? और इसके बाद नौकरी मिले, वहाँ जो ये भावना बना दी गई है हिंदी विरोध की, वो भावना लगभग समाप्त है। आम दक्षिण भारतीय में, तमिल में खास तौर पे नहीं है। और हमारे जो हिंदी सेवी लोग हैं बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये दक्षिण में, महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ हिंदी भाषी प्रदेशों में सबसे अच्छी बोली जाती है और समझी जाती है तो महाराष्ट्र में। और मराठी और हिंदी का कितना तालमेल है। मराठी के शिवाजी सामंत को हिंदी में कितना सम्मान दिया गया। ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं, ये अखबारी दुनिया के लिए खबरें हो सकती हैं। अंदरूनी जो आंतरिक धारा है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। वो भारतीयता से ओतप्रोत होती जा रही है। और ये हमें यही करना पड़ेगा कि हमें एक भाषा का आग्रह लेकर नहीं, राष्ट्र का आग्रह लेकर चलना पड़ेगा। तो राष्ट्र से अलग हटने की बात कोई नहीं करेगा। इस नए दौर में एक चीज़ और देखने में आती है कि कई बार कुछ हिंदी के सम्मेलन होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, और उसमें अश्लीलता भी बढ़ती जा रही है शब्दों की। तो इससे कैसे मतलब जनता को अपन रोक पाएंगे? बहुत सही है, लेकिन ये भी सही है कि ऐसे जो शब्दों की अश्लीलता प्रकट करते हैं वो ऐसे कवि सम्मेलनों में अब लोगों की रुचि नहीं है। एक ज़माना था कि रात को 8-9 बजे शुरू होता था कवि सम्मेलन और सुबह सूर्योदय तक चलता रहता था और हज़ारों लोग सुनते थे। आज आप कहीं भोपाल का ही उदाहरण दे दीजिए, कहीं सुनते हैं? अब वो उन कवियों को आप कवि मान लेते हैं क्योंकि जो आम आदमी है उसको थोड़ा आनंद आ जाता है। उसके शील और अश्लील के बीच में बहुत बारीक रेखा है, बहुत बारीक। एक समय, एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य शील पर आग्रहशील हो जाता है और एक क्षण कभी ऐसा भी आता है कि वो भी अश्लील हो जाता है। क्यों? ये जो भावना परक उतार चढ़ाव है, जैसे सृष्टि का आरंभ जब ब्रह्म ने किया तो रित और अनिरित दो शक्तियाँ साथ साथ उतारी, शुभ और अशुभ। इसका क्या अर्थ है कि ये दो शक्तियाँ सारे संसार का संचालन कर रही हैं। तो हर एक व्यक्ति में कुछ प्रवृत्तियाँ शुभ होंगी, कुछ अशुभ होंगी। जो अशुभ पर नियंत्रण पा लेता है वो बड़ा व्यक्तित्व बन जाता है, तपस्वी कहलाता है। जो नहीं पाता वो सामान्य मनुष्य की तरह जीता है और मर जाता है। आपको लगता है कि अभी भी सरकारों के स्तर पर हिंदी के लिए बहुत कुछ करना बाकी है? निश्चित रूप से सरकारी स्तर पर हिंदी में काम बढ़ा है, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ, काफ़ी बढ़ा है। लेकिन अभी अंग्रेजी की जो मानसिकता है वो अभी कायम है। इसीलिए हम कई बार ऐसे प्रयोग करते हैं जिसमें हमें अंग्रेजी को ज़बरदस्ती उसको प्रविष्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसे प्रयोग करते हैं। अब गार्डन का नाम उद्यान रखें तो टैगोर गार्डन क्यों नाम होना चाहिए? आप हम ये कॉलोनियों के नाम रखते हैं, इसमें कुछ अंग्रेजीपन क्यों लाते हैं? मैं अभी जहाँ बैठा हूँ मेरे
पुत्री और दामाद का मकान है, ये है कंफर्ट शैले। अब ये बताइए कि कंफर्ट शैले की जगह कोई हिंदी नाम भी रखा जा सकता था, क्यों रखते हैं? कि जो अपने आप को बड़ा थोड़ा बौद्धिक और बड़ा ऊंचा मानते हैं सोसाइटी में, समाज में, उन लोगों को लगता है इस नाम से अपने मित्रों को खबर देंगे तो समझ जाएंगे कि कोई बढ़िया कॉलोनी। ये जो मानसिकता है, यह सरकार नहीं बदल सकती, यह समाज को बदलना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए बार बार सरकार, हम हर चीज़ को सरकार पे थोपते हैं। सरकार अपना काम करे ना करे, समाज अपना काम करे। अगर समाज अस्वीकार कर देगा इस तरह की भाषा, सरकार तो तैयार बैठी है। आपको लगता है आने वाले और कितने साल लगेंगे जब हमारी राजभाषा हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी? राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनने में कितना समय लगेगा, इसका तो मैं कोई निश्चित समय दे नहीं सकता, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा समय बीत गया और हम ये मांग करते रह गए। अभी राष्ट्र बनने के में ही कितनी घटनाएं हो रही है। जब राष्ट्र को ही तोड़ने वाली शक्तियां काम कर रही हैं, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो अग्नि में घी डालना होगा। इसलिए मैं इसकी घोषणा, लेकिन आपको एक बात बोल दूं कि जैसे ही ये विश्व भाषा के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा बन जाएगी, जिसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहे इतने वर्ष, उस रोज भारत में भी यह दबाव बढ़ जाएगा। वैसे आप राजभाषा कहते रहिए, लेकिन राष्ट्र, पूरा राष्ट्र जिस भाषा में अपने संवाद कर रहा है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं तो क्या कहोगे आप? तो ये मेरे लिए ये कोई बड़ा संकट नहीं है। मैं सिर्फ समाज की मानसिकता मेरे लिए संकट। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आपका क्या संदेश है कि वो कैसे अपनी भाषा को आगे लेके चले, क्यों लेके चले? युवा पीढ़ी पर ही सब कुछ निर्भर है, और वो नई पीढ़ी जो है वो हिंदी से ज़्यादा परिचित है अपेक्षाकृत अंग्रेजी के। इसलिए मैं वो चाहता हूँ कि वो अपना अध्ययनशीलता को बढ़ाएं। किताब पुस्तकों के सामने संकट ये है कि पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। मैं पुस्तकालय संचालित करता हूँ, मैं देखता हूँ कि दिन भर में 40 या 45 लोग आकर पढ़ते हैं। यह स्थिति कोई अच्छी थोड़ी है। हमारे महू में पुस्तकालय था और उसमें भीड़ लगी रहती थी। मैं हैरान हो गया, ये 1948-49 की बात कर रहा हूँ, और आज इतने साल बीतने के बाद ये स्थिति है। तो मेरे प्रोफेसर थे NC चैटर्जी, उनके पर्सनल लाइफ, जो व्यक्तिगत पुस्तकालय था उनका बहुत बड़ा था, वो घर में रखा था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उदयपुर में था तब, और कहा कि पंत मेरी पुस्तकों का कोई इंतज़ाम करो। मैंने कहा साहब क्रिश्चियन कॉलेज लाइब्रेरी है। अरे बोले वहाँ धूल नहीं हटती, आप किताब देने की बात कर रहे हो। उनकी चिंता देखिए पुरानी। कमला रत्नम, देश की बहुत बड़ी संस्कृत की विदुषी, उन्होंने मुझसे कहा मैं अपनी पुस्तकें भेजना चाहती हूँ। अब वो बोले उसमें आप ही वहाँ से लेकर आओ। ये भी बड़ा संकट था। पुष्पा भारती, धर्मवीर भारती की पत्नी, उनने मुझे बुलाया था कि ये पुस्तकें ले जाइए भारती जी। भारती जी का पुस्तकालय भी बहुत समृद्ध था। मैंने वो ये अपने माधवराव सप्रे संग्रहालय को दिला दिया कि वो तब उस दिनों वो बन ही रहा था, वो खुद आई थी लेकर। तो इस तरह ये समस्या जो आ रही है, क्यों आ रही है कि नई पीढ़ी
को शौक़ ही नहीं है। चटर्जी साहब का दुख यही था कि ये पुस्तकें पंजी अब बेकार हैं, मेरे बच्चों को पढ़ने का शौक़ नहीं। तो ये पढ़ने का शौक़ अगर नई पीढ़ी विकसित कर ले तो केवल अपने विषय के में पारंगत होना पर्याप्त नहीं है, वैश्विक ज्ञान के बारे में भी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। उनके व्यक्तित्व का विकास उसी पर निर्भर है। क्या आपको लगता है कि हम अब जो भारतीय लोग हैं, जो हम अपना समाज है, हिंदी समाज ही मान लें, हम बड़ा है, कई राज्य हिंदी भाषी, लेकिन ना चाहे वो हिंदी दिवस हो, विश्व हिंदी दिवस हो, हम केवल औपचारिकता भर करके रह जाते हैं। ऐसा आपको लगता है क्या कि इसमें भी कुछ होना चाहिए? देखिए, औरों के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन अपने मेरा अनुभव है कि हमारे यहाँ हिंदी दिवस में भी सुबह 10 बजे बड़ी संख्या में लोग आते हैं। विश्व हिंदी दिवस हमारी एक साधारण गोष्ठी होती है, उसका हम बहुत महत्व नहीं समझते, लेकिन हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं और पूरे प्रदेश में मनाते हैं। बच्चों में नई नई प्रतियोगिताएं शुरू कर रखी हैं उस दौर में। ये काम समाज के बदलने का काम एक क्षण में नहीं होता, युग लग जाते हैं। एक सामान्य उदाहरण है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात आज से 25 वर्ष पहले किसी समाचार पत्र में छपती नहीं थी, आज उसकी खबरें बहुत बड़े बड़े शीर्षकों के साथ छप रही हैं। ये उस समय कितनी निराशा होती होगी इन लोगों को। एक खबर कभी देखी थी आपने आज से 20 साल पहले? बिल्कुल नहीं होगी। और आज बड़े शीर्षक मिलते हैं और आज बड़ी हेडलाइंस बनती हैं। आज ये शक्ति का, ये 100 साल की यात्रा की शक्ति है। ये मैं हर जगह कहना चाहता हूँ कि कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं हो सकता। 1925 से लेकर 1950 तक निरंतर गालियाँ खाता रहा संघ। सांप्रदायिक है, संकीर्ण है, झगड़े करवाता है, दंगे फिसाद करता है, और काम उल्टा होता था कि हर जगह बाढ़ में संघ के स्वयंसेवक मौजूद हैं, बीमारी में देखने को वो लोग मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब हमारी सेना नहीं पहुँच पाई थी तो कश्मीर श्रीनगर के हवाई अड्डे की सुरक्षा संघ के स्वयंसेवकों ने की। बलराज माधव उसके प्रमुख थे। ये सब चीज़ें लोगों इतना ही कारत से देखते थे। मैं तो इसका साक्षी रहा हूँ ना कि कोई महत्व ही नहीं जैसे उनका। जैसे किसी ज़माने में आर्य समाज की खबरें आती थी थोड़ी बहुत, आजकल कहीं सुनते हैं, पर ऐसा तो नहीं है वो बंद हो गया। आंदोलन चल रहा है। आंदोलन से मतलब उनके कार्यक्रम गतिविधियां चल रही हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है समाज में, इसको हम किसी एक घटना से जोड़कर न देखें। विभिन्न घटनाओं के बीच में क्या संबंध है, क्यों क्रिया और प्रतिक्रिया क्यों हो रही हैं, इन पर विचार करने की, तो ये विचारहीनता से बचे हमारी युवा पीढ़ी, ये मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने बातचीत मुझे के लिए विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। तो ये हैं पद्मश्री श्री कैलाश पंत जी, जो बहुत आशान्वित हैं हिंदी भाषा को लेकर, और उनका ये भी मानना है कि समय लगेगा, लेकिन भारत जिस तरह से वैश्विक दौर में दौड़ लगा रहा है, आने वाले समय में दुनिया भी हिंदी का महत्व जानेगी और हिंदी सीखेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले फिर किसी एपिसोड में आप एक नई शख्सियत के साथ में हाजिर होगा। तब तक नमस्कार।